हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सबका विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। इससे पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हिमालय से निकलने वाली नदी। तो हम क्या क्या बात कर चुके हैं और क्या बात करने वाले हैं, तो पहले हम जो बात कर चुके हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बात क्या किए थे, तो हम बात पहले कर लिए एक में सिंधु नदी तंत्र के बारे में, डिटेल से मैं बात कर चुका हूँ। इस पर मेरा एक लेक्चर है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए अच्छे से विद फिगर। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम के बारे में मैं अच्छे से बात किया हूँ। इसके बाद हम दूसरे में सांको के बारे में बात किए थे जो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम गंगा के बारे में बात कर लिए थे। तो ऑलरेडी ये 3 वीडियो हमारा पहले यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर ये 3 लेक्चर नहीं देखें देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी को लेकर, और प्रायद्वीपीय भारत की नदी क्या होने वाली है, कहाँ से निकलती है और इसका विस्तार क्या है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की अगर नदी के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। पहला बात यही, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं ये बात आप अच्छे से जान लो। प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं, वैसा स्थल भूमि जो 3 ओर जल से घिरा हो। तो अगर ये क्षेत्र देखें, भारत का जो नीचे का ये क्षेत्र है, इधर हमारी अरब सागर का क्षेत्र है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। ये क्षेत्र हमारा प्रायद्वीप कहलाता है, जबकि ये क्षेत्र हमारी खाड़ी कहलाती है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो अब बात आती है खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी उस क्षेत्र को कहा जाता है, वैसा क्षेत्र जो वैसा जल क्षेत्र जो 3 ओर किससे घिरा हो, स्थल मार्ग से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है। हम आज इस लेक्चर में पूरे के पूरे नदी जो सामने में दिख रहा है, सोन, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसके अलावा भी आपको पता है कि 2 नदियां और हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट 2 नदी कौन सी है, क्योंकि यहीं से निकलती है नदी और इस तरीके से जाती है जिसे कहते हैं हम लोग माही नदी। और ये माही नदी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। और इससे बार बार क्वेश्चन एक आता है कि भारत की उस नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यही वो नदी है जिसे हम माही नदी के नाम से जानते हैं, माहे या माही। और एक हमारी लूनी नदी है। लूनी नदी के बारे में पूछा जाता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो अपना समुद्र प्राप्त नहीं कर पाती है, तो ये है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली का पहाड़ जो दिख रहा है, तो अरावली पहाड़ यानी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। ये अरावली पहाड़ से निकलती है और गुजरात के कच्छ में, केरन में आकर विलीन हो जाती है। तो एक लूनी नदी है, एक माही नदी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑलरेडी नीचे वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं महानदी से। महानदी जानने से पहले थोड़ा सोन नदी पे चर्चा कर लेते हैं। ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये हमारा है अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक का पठार के बारे में आप जानते होंगे कि अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अमरकंटक के पठार से भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। एक है सोन नदी जो किधर जा रही है, तो ये उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, गंगा की ओर, ये गंगा नदी है और यही पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी निकलती है हमारी महानदी। महानदी आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और ये उड़ीसा, मात्र उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली नदी है महानदी। और तीसरी हमारी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। ये आपको दिख रहा होगा नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है जो ये भी अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में बात करेंगे हम महानदी के बारे में। इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक नदियों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बस अगर आपके पास मैप होगा, मैप लेके बैठना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो मैं बात कहने वाला हूँ। महानदी का ही हम बात करें पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी। पहले हम बात करेंगे पूर्व की घाटी, उसके बाद करेंगे पश्चिमी घाटी क्षेत्र। ये पूर्व घाटी का क्षेत्र है और ये पश्चिमी घाटी का क्षेत्र है। इस मैप में आपको स्टेट दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कौन सा स्टेट किधर है। तो नदी पढ़ने से पहले आपको अच्छे से भारत का भौतिक स्वरूप याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किधर है। कभी कभी ये पूछ देता है कि गोदावरी नदी कितने राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपको स्टेट पता नहीं रहेगा तो आप आंसर गलत करके चले आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं महानदी के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि महानदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक के पठार से निकल रही है। और अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद, अमरकंटक का पठार यानी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, महानदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पठार से निकलती है और ये
पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई उड़ीसा में जाकर अपना यहाँ बंगाल की खाड़ी में खंबात, ये बंगाल की खाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ पे अपना जल गिराती है और ये जो है हमारा डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहते हैं थोड़ा आप जान लो कि डेल्टा क्षेत्र किसे कहते हैं। तो डेल्टा के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ ढेर सारा मलबा लेके आती है और इस तरीके से ये क्षेत्र का निर्माण कर देती है, समतल भूमि पर विसर्प हो जाती है, फैला देती है, जिससे नदी का बहाव रुक जाता है। तो ये हमारा क्षेत्र कहलाता है डेल्टा। पूर्व घाटी भारत के पूर्वी क्षेत्र पे जो भी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदी जो भी है वो डेल्टा का निर्माण करती है। और जब आपको मैं पढ़ा रहा था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो मैं बताया था कि पूर्वी घाट का क्षेत्र थोड़ा कटा छटा है, जबकि पश्चिमी घाट लगातार है। पश्चिमी घाट में बस केवल 3 दर्रे हैं, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। इसके बारे में बात कर लिए थे। तो पूर्वी घाट की जितनी भी नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी घाट की जो नदी है ताप्ती और नर्मदा, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो डेल्टा पहले किसे कहते हैं हम ये जान लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे एस्चुरी के ऊपर, ठीक है। महानदी पे आपको मैं बता दूं कि एक हीराकुंड नामक बांध बंधा हुआ है जो महानदी पर है और ये उड़ीसा में ही स्थित है। महानदी की सहायक नदी का बात करें तो यहाँ पे सहायक नदी दिया हुआ है शिवनाथ, ईब, हंसदेव, जोंक और तेल। ये सहायक नदी जो महानदी की है इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है हमारा तेल नदी। अगर आप ये याद नहीं रखिए तो आपका तेल निकल जाएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महानदी तेल किसकी सहायक नदी है, और सहायक नदियाँ से क्वेश्चन आती है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ज़रूरी नदी जो बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है, वो है हमारा गोदावरी। ये गोदावरी जो नदी है ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, जबकि नदी को हम लोग मैप में ब्लू कलर से दर्शाते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रियंबकम से निकलती है और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई का बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। कभी कभी गोदावरी और कावेरी में एक कंट्राडिक्शन हो जाता है कि कावेरी को हम माने या गोदावरी को आंसर ले, तो यहाँ आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जामिनर और आपको कन्फ्यूज करता है, अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत की उस लंबी नदी का नाम बताइए जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, अगर अरब सागर में जल गिराने का बात आए तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नर्मदा। नर्मदा नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो कोशिश करो कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी हो जाएगी। अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है तो हो जाएगी नर्मदा नदी। इस पर हम फिर से बात कर लेंगे। गोदावरी नदी के बारे में अगर बात करें तो गोदावरी नदी लगभग 5 राज्यों में फैली हुई है। एक तो महाराष्ट्र दिख रहा है, कर्नाटक का क्षेत्र भी है, तेलंगाना का क्षेत्र भी है, थोड़ा सा आता है ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी, और एक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में ये फैला है गोदावरी नदी। गोदावरी की सहायक नदी का बात करें तो बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। ये इंद्रावती और प्राणहिता ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। वेनगंगा, पेनगंगा, ये इसके अलावा भी गोदावरी की और भी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये ऐसी सहायक नदियाँ हैं जिसके बारे में ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो सहायक नदियाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महानदी की सहायक नदी कौन है, गोदावरी की सहायक नदी कौन है। अब आते हैं, बात करते हैं कृष्णा। कृष्णा नदी के बारे में बार बार आप जानते होंगे, ठीक है। कृष्णा का बात करें तो ये जो हमारी कृष्णा नदी है ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से, ये त्र्यंबकम से निकलती थी, या महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। ये महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है। अगर कृष्णा नदी की सहायक नदी का बात करें तो ये हमारी एक कोयना, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा 2 नदियों के मिलने से बना है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो आप तुंगभद्रा नदी देख रहे हैं ये 2 नदियों के मिलने से बना हुआ है, तुंगा और भद्रा।
ये तुंगा और भद्रा नामक दो जलधाराएं हैं जो अपना जल कहाँ मिलाती है? कृष्णा नदी में। भीमा, मूसी, घाट प्रभा और इंद्र प्रभा। तो दूध गंगा है, वेन गंगा, पेन गंगा, तो यहाँ पे आपको दो नदी दिख रही है, जबकि दूध गंगा कहाँ है? हमारी कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी सबसे इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछ लेता है ना कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे, जैसे गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ये विविध के क्वेश्चन में जाता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं उसको। तो मेरा कृष्णा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी भी निकलती है महाराष्ट्र से। अब बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण की सबसे लंबी नदी है और कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ये कर्नाटका का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है और ये भी हमारी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी नदी की अगर सहायक नदी का बात करें तो कावेरी नदी की सहायक नदी है, एक तो भवानी है और दूसरा है अमरावती। ये दो सहायक नदियाँ जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। तो ये हमारी पूर्वी घाट की नदी थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जामिनर? कहाँ से निकलती है, किधर प्रवाहित होती है, और हाँ, ये जो चार नदी है ये चारों डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि चारों की चारों नदियाँ डेल्टा का ही निर्माण करती है, ठीक है। यानी पूर्वी घाट की जो भी नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का संगम पे है सुंदरबन डेल्टा। तो ये हमारी पूर्वी घाट की नदी है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की नदी के बारे में। पश्चिमी घाट की नदियाँ वैसे कुछ नहीं है, छोटी सी है, बात कर लेंगे, दो ही नदी है। एक्चुअल में आपको चार नदी के बारे में पढ़ना है पश्चिमी घाट के बारे में, लेकिन हम बात करेंगे अभी तीन नदी के बारे में, नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पढ़ने के पहले एक बात और आपको याद होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा का पठार का क्षेत्र है, ठीक है। अगर मैं सीक्वेंस में बात करूं पठार का क्षेत्र तो अरावली का पठार है, इसके बाद अरावली का पठार है, मालाबार का पठार है, इसके बाद पठार है मालाबार का क्षेत्र, विंध्याचल का क्षेत्र, सतपुड़ा का क्षेत्र, अजंता का क्षेत्र। ये सीक्वेंस में पठारी क्षेत्र है। और अगर भारत की सबसे प्राचीन पर्वत का बात किया जाए तो अरावली पठार है। हिमालय तो अभी अभी नया नया आया है। अगर हम कोबर का भूसंगति सिद्धांत देखें तो हिमालय के जगह पे टेथिस सागर हुआ करता था, लेकिन एक हमारा अंगारा लैंड और एक हमारा गोंडवाना लैंड दबाव पड़ने के कारण हिमालय का उत्थान हुआ। हिमालय तो अभी अभी बच्चा है। ये अरावली का पठार जब अपने समय में रहा होगा तो हिमालय से कई गुना ऊंचा रहा होगा। अरावली का पठार का क्षेत्र गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली के रीछ तक फैला है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1711 मीटर है, यानी 1711 मीटर है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम बात कर रहे थे नदी के बारे में, तो नदी पे रहते, पठार पे नहीं जाते हैं। हम पठार वाले वीडियो भी डाल देंगे। ज्योग्राफी को ऑलमोस्ट पेपर में कवर कर दूंगा, हिस्ट्री भी कवर करने वाला हूँ मैं, सारा पेपर में जितना हो सके मेरे से मैं कवर कर दूंगा। एग्ज़ाम है दरोगा का भी और बिहार एसएससी का भी, जिसका क्लास ऑलरेडी मेरे यहाँ चल रहा है सुबह मॉर्निंग में 7 से 10। जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। दरोगा का वैकेंसी फॉर्म आ चुका है, 1275 फॉर्म है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और टोटल जीके क्वेश्चन ही पूछेगा, 100 में से 100 क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन मैथ के दे देंगे, बट वो इजी क्वेश्चन होता है, आसानी से टैकल हो जाते हैं। तो भी फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर, कोई भी ऐसा इधर उधर वाला वीडियो नहीं देखना, टू द पॉइंट बात करे, पढ़ाई पे बात करे, बस उसी के बारे में बात करना, इधर उधर कुछ भी बात नहीं करना, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। हम फिर से बता दे रहे हैं कि क्लास मॉर्निंग में चल रहा है 7 से 10। अगर जो कोई ज्वाइन करना चाहता है कर ले, नंबर हम दे देंगे आपको, नीचे आपका मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। हम बात कर लेते हैं कहाँ? नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में पूछा जाता है बार बार कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पहाड़ है? तो ये जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा का क्षेत्र है, सतपुड़ा का पठार। और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी निकलती है। जबकि अगर हम ताप्ती नदी का बात करें तो सतपुड़ा 3 श्रेणी में बटा हुआ है, ठीक है। महाकाल है, महादेव है, ये 3 श्रेणी में सतपुड़ा बटा हुआ है। तो महादेव क्षेत्र से हमारा ताप्ती नदी निकलता है, जबकि महाकाल यानी अमरकंटक के क्षेत्र से हमारी नर्मदा नदी निकलती है।
नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो हमारा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी किसे कहते हैं? तो जब नदियां अपने साथ मलबा बहा कर लाती है तो वो सीधे के सीधे समुद्र में जाकर मिला देती है, ये समतल भूमि पे फैलता नहीं है। इसीलिए बार बार पूछा गया है कि भारत की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो आंसर होगा हमारा एक ताप्ती और दूसरा नर्मदा। नर्मदा दक्षिण भारत की वो सबसे लंबी नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है, याद रखिएगा, ये है खंबात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी और ये हमारा बंगाल की खाड़ी। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है और आपको समझ में नहीं आने वाला कि एक्चुअल में ये क्या चल रहा है। अच्छे से अगर एक बार देखोगे तो पूरा का पूरा मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिना मैप का अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो मतलब आपको कुछ भी नहीं याद रहने वाला। और हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल में भी लोकसभा का चुनाव है, बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वैकेंसी अच्छे खासे आएंगे, भर भर के आएंगे। तो एटलीस्ट बिहार प्रायोरिटी दे के रखा है जीएस को, जीके और जीएस को। 25 क्वेश्चन जीएस के पूछ लेते हैं सचिवालय में, 50 क्वेश्चन जीके से पूछ लेते हैं। तो जीके आपका अच्छा होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए, मैप आप अच्छे से जानते हो, कौन सी नदी किधर किधर प्रवाहित हो रही है। अच्छा, एक माहे नदी के बारे में मैं बात कर रहा था और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। माहे नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर कर्क रेखा को आप देखो तो कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो अगर बात करें तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा हो जाएगा झारखंड का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। 6 राज्य इधर हो गए और त्रिपुरा और ये मिजोरम 2 राज्य इधर हो गए। यानी कर्क रेखा हमारे टोटल भारत के 8 राज्य से गुजरती है और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक ऊपर जाते समय और एक नीचे आते समय। इसके अलावा समय रेखा भी है। तो ये सारे पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का मेरा सेशन यहीं तक, मैं इसको लंबा फालतू का खींचना नहीं चाह रहा हूँ। आपको ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा काम होगा, आप पहले फोकस करो एग्ज़ाम पे, दरोगा का भी है और बीएसएससी का भी है, अच्छे से देना, मेहनत थोड़ा करना, क्योंकि बीएसएससी का एग्ज़ाम जो इस बार आया है वो 10 सालों के बाद आया है। बता दूं मैं, 2013 में ये वैकेंसी आई थी बिहार एलडीसी की और अभी 2023 में आई है एलडीसी की, और ये 2024 अप्रैल 2024 तक ये क्लियर कर देने वाली है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो। बिहार का पुलिस का पेपर आया था, लीक हो गया, एग्ज़ाम देन एंड देयर कैंसिल कर दिया गया। इसमें शायद ऐसा नहीं हो। बिहार सरकार, पता नहीं क्या हो रहा है बिहार में, बीपीएससी का पेपर लीक, बिहार पुलिस, बच्चा लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लंबे लंबे दूर दूर सेंटर होते हैं, काफ़ी फाइनेंशियल भी वीक हो जाते हैं और ट्रैवल भी करना पड़ता है बेचारे को, और पता चलता है पेपर लीक, तो फिर थोड़ी मजबूरी भी आ जाती है और सरकार पता नहीं ये समस्या को कम समझेगी। इसलिए हम टीचर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपको वोट देना हो ना, तो जिस तरीके से अभी एक मूवी आई थी जवान, कितनी अच्छी संदेश दिया है कि अगर आप एक सामान खरीदते हो तो उसकी क्वालिटी पूछते हो, ड्यूरेबिलिटी पूछते हो, 5 साल के लिए आप किसी को चुनते हो तो पूछते क्यों नहीं कि मेरे लिए क्या करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हर टीचर आकर यही बोल रहे हैं कि भाई उसी को वोट दो जो पढ़े लिखे हो। मैटर करता है ये बात, आप ये बात मानो या मत मानो। तो ये जो स्टूडेंट लोग झेल रहे हैं, हम जैसे लोग, इसको तब तक हम लोग झेलेंगे जब तक ऐसी सरकार रहेगी। तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ठीक है। इंटेंशनली इसको मत लेना, मैं बस यही कहता हूँ, आओ पढ़ो, मुद्दे पे बात करेंगे, जॉब लगे, अपना सिक्योर कर लो, फिर जो करना है करते हैं, ठीक है। मिलते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। आप हमको बस ये बता दो कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। इसका आंसर कमेंट में करना, लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर इसी तरीके से। नदी हमारी ख़त्म हो चुकी है, एक बार फिर से हम रिकलेक्ट करके पूरा नदी को एक वीडियो में हम कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक नदी। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी में क्या अंतर है। तो हिमालय की नदी 12 मासी होती है, यानी उसमें वर्षा का भी जल मिलता है और उसे ग्लेशियर से भी जल मिलता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो होती है वो 12 मासी नहीं होती, उसे सिर्फ जल मिलता है वर्षा के स्रोत से। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। मिलते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।